आज सोमवार है, यानी हफ्ते का पहला दिन। हम उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और अब आप नए हफ्ते का स्वागत करने के लिए नई ऊर्जा के साथ बिल्कुल तैयार हैं। और आज हफ्ते के पहले दिन हम आपको एक बहुत बड़ा विश्लेषण, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन दिखाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज़ाद भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री यानी रहस्य क्या है? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर हम आपको उस स्थान से सबसे बड़ी और विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां इतिहासकारों के मुताबिक वर्ष 1945 में नेताजी का विमान क्रैश हुआ था और ये जगह है ताइवान में। हमने ताइवान की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से वो तमाम दस्तावेज आज आपके लिए निकाले हैं जिनमें नेताजी के विमान क्रैश से लेकर उन्हें किस अस्पताल में भर्ती किया गया, उस समय उनकी स्थिति कैसी थी, किस डॉक्टर ने उनका इलाज किया था और कहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये सब कुछ लिखा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर यह किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जिससे आपको पता चलेगा कि उनकी मृत्यु से जुड़ी कितनी सारी तमाम बातें आप सबसे छुपाई गई हैं। क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के समय उनके विमान में सवार उनके सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान बाद में पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना के सबसे करीबी सलाहकार बन गए थे? और क्या आपको पता है कि नेताजी के विमान क्रैश की ऐसी ही खबर वर्ष 1942 में भी रेडियो पर प्रसारित हो चुकी थी? ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे, इसलिए आज का विश्लेषण आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए अब जो हम आपको बातें बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से अपनी पेटी बांध लीजिए और बहुत ध्यान से हमारी आगे आने वाली इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले 77 वर्षों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर हमारे देश में 3 जांच आयोग बन चुके हैं। 3, जिनमें से 2 जांच आयोगों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, और ये दोनों जांच आयोग वो हैं जो कांग्रेस की सरकारों के दौरान बनाए गए थे। इनमें शाहनवाज कमेटी का गठन वर्ष 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया था, और फिर वर्ष 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी खोसला कमीशन का गठन किया था। और ये दोनों ही जांच आयोग ये कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। इसके बाद वर्ष 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और कमीशन का गठन किया जिसका नाम था मुखर्जी कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। लेकिन यह रिपोर्ट 6 साल बाद वर्ष 2005 में तैयार हुई और तब तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा चुकी थी, नई सरकार केंद्र में आ चुकी थी और तब नए प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह पहली रिपोर्ट थी हमारे देश में जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। लेकिन यूपीए की सरकार ने इस रिपोर्ट को सही नहीं माना और इसे खारिज कर दिया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारी टीम ने इस विषय को लेकर काफी अध्ययन किया है, बहुत रिसर्च की है, और आज हम नेताजी की मृत्यु से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहते हैं जिनसे यह पता चलता है कि उनकी मृत्यु के बारे में अब तक आपको जो बताया गया वो पूरा सच नहीं था, और शायद उनकी मृत्यु को लेकर हमारे देश के लोगों से झूठ भी बोला गया है। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी 48 घंटों में क्या हुआ था, यानी उनकी जो आखिरी यात्रा थी वो क्या थी। तो पहली बात तो यह है कि उनकी मृत्यु की जांच को लेकर हमारे देश में 3 कमीशन बने हैं। 3 में से 2 ने यह कहा कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई है और एक ने कहा कि ऐसा नहीं था। शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में हुई थी, और यह प्लेन जिस एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था उसका नाम था मात्सुयामा। यह था मात्सुयामा एयरपोर्ट, और यह एयरपोर्ट फिलहाल ताइवान की राजधानी ताइपे में है, जिसे पहले ताई होकू कहा जाता था। उसी एयरपोर्ट की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और अलग अलग जांच आयोग ये मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में
जापान की हार के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस रशिया जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे समय में जब जापान ब्रिटेन से हार चुका है तब रशिया ही उनकी मदद कर सकता है। शुरुआत में जापान नेताजी के इस फैसले के बहुत खिलाफ था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जापान की सेना के फील्ड मार्शल को इस पर सहमत कर लिया और बाद में जापान की सेना के फील्ड मार्शल और जापान की सरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। नेताजी से कहा गया कि उनके लिए एक विशेष विमान का इंतजाम किया गया है जो उन्हें वियतनाम के साइगोन से रशिया के मंचूरिया तक छोड़कर आएगा। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इसी आखिरी यात्रा के बारे में पूरी डिटेल्स आपको देना चाहता हूं। आप देखिए, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आखिरी यात्रा कब थी, कहां थी और कैसे थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय अपने सहयोगियों के साथ थाईलैंड के बैंकॉक में थे और 17 अगस्त 1945 को वो बैंकॉक से साइगोन के लिए रवाना हुए। यहां से आप देख पाएंगे 17 अगस्त 1945 बैंकॉक से रवाना हुए साइगोन के लिए, थाईलैंड से रवाना हुए हैं वियतनाम के लिए। और यह तस्वीर उस समय की है जब वो 17 अगस्त को साइगोन एयरपोर्ट पहुंचे थे। अभी आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे जिसे कहा जाता है कि ये उनकी आखिरी तस्वीर है। आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आखिरी तस्वीर है। वर्ष 1945 में साइगोन एयरपोर्ट पर जब वो लैंड कर रहे थे, ये तब की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि विमान से उतरते हुए उनकी ये तस्वीर है। साइगोन में जब उनके लिए किसी यात्री विमान का इंतजाम नहीं हो पाया तो उन्हें यह बताया गया कि अब उन्हें एक बॉम्बर प्लेन में सफर करना होगा, यानी एक मिलिट्री प्लेन में, एक फाइटर प्लेन में सफर करना होगा। और इस विमान में भी उनके साथ उनका कोई सहयोगी जा नहीं पाएगा, उन्हें अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बॉम्बर प्लेन था। क्योंकि विमान में उनके लिए सिर्फ एक ही सीट सुरक्षित थी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आग्रह किया कि किसी भी तरह एक और सीट का प्रबंध किया जाए, क्योंकि वो अपने साथ आजाद हिंद फौज के कर्नल हबीबुर रहमान को लेकर जाना चाहते थे। और तब नेताजी की यह बात मान ली गई। बड़ी बात यह है कि इस विमान में एक पायलट और को पायलट के अलावा क्रू के तौर पर 4 वायु सैनिक ही सफर कर सकते थे, यानी 4 वायु सैनिक हो गए और एक पायलट और एक को पायलट। सिर्फ 6 लोग इस बॉम्बर प्लेन में सफर कर सकते थे। आप जानते हैं जो मिलिट्री प्लेन होते हैं, बॉम्बर प्लेन होते हैं, वो छोटे प्लेन होते हैं। और इस बॉम्बर प्लेन में जिसमें सिर्फ 6 लोग होने चाहिए थे, उसमें 11 से 12 लोगों को उस समय बैठा दिया गया था। इनमें 2 पायलट्स के अलावा इंपीरियल जापानीज आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 मेजर और 2 वायु सैनिक थे इस विमान में। यानी इस विमान में जापान की सेना के बहुत बड़े बड़े अफसर थे। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इसलिए विमान में जा रहे थे क्योंकि जापान की सेना चाहती थी कि नेताजी ऐसा कोई फैसला ना लें जिससे रशिया के समर्थन से जापान पर कोई असर पड़े। यानी नेताजी के साथ जापान की सेना ने अपने कुछ बड़े अधिकारियों को साथ में भेज दिया ताकि नेताजी अपनी मर्जी से कोई रशिया की सरकार के साथ आज़ाद फैसला ना ले पाए। यह विमान 17 अगस्त को साइगोन से वियतनाम के तोरेन पहुंचा और 17 अगस्त की रात नेताजी वहीं पर रुके। देखिए 17 अगस्त 1945 वियतनाम के तोरेन से यह विमान साइगोन पहुंचा है। यह इसका रूट है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके बाद 18 अगस्त की सुबह उनका विमान यहां से ताइवान के उस एयरपोर्ट पर पहुंचा जहां यह विमान बाद में क्रैश हुआ। ऐसा दावा किया जाता है कि दोपहर 2 बजे यह विमान इस एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और विमान में ईंधन भरने के बाद 2:35 पर इसने फिर से उड़ान भरी। लेकिन टेक ऑफ के दौरान विमान का एक प्रोपेलर टूट गया और उसमें आग लग गई और इसके बाद यह विमान क्रैश हो गया जब ये तोरेन से उड़ा था और ताइहोकू एयरपोर्ट पर यह क्रैश हो गया, यहां पर जो आज ताइवान में है। नेताजी जिस विमान में यात्रा कर रहे थे उस विमान का मॉडल था 97-2 सैली। इसे कहा जाता है 97-2 सैली और यह दूसरे विश्व युद्ध का सबसे खतरनाक
बॉम्बर प्लेन माना जाता था और इसमें 2 पायलट्स के अलावा ज्यादा से ज्यादा 4 वायु सैनिकों का क्रू एक बार में सफर कर सकता था। तो बड़ी बात जो आपके सीखने की है वो ये कि इस विमान में सिर्फ 6 लोग सफर कर सकते थे, जिसमें 2 पायलट और 4 लोग और। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुर्घटना के समय इस विमान में 11 से 12 लोग मौजूद थे और इस विमान का एक वीडियो भी आज हमने आपके लिए निकाला है, जिससे आप समझ पाएंगे कि यह कोई मामूली विमान नहीं था, बल्कि एक ऐसा विमान था जो लगातार दूसरे विश्व युद्ध के केंद्र में रहा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में इसे सबसे खतरनाक विमानों में एक माना जाता था। उस जमाने में जब इस मॉडल का कोई विमान क्रैश होता था तो यह एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती थी, लेकिन नेताजी के मामले में उस दिन यह खबर कहीं भी मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई। इस दुर्घटना में नेताजी के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान बच गए थे। अब बड़ी बात जो है वो ये, आजाद हिंद फौज में कर्नल हबीबुर रहमान जो नेताजी के सहयोगी थे, जिनके लिए नेताजी ने जिद की जापान की सरकार से कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ मेरा एक सहयोगी और जाएगा और वो है कर्नल हबीबुर रहमान। और फिर किसी तरीके से उनके लिए भी एक और सीट का इंतजाम किया गया। ये कर्नल हबीबुर रहमान इस विमान दुर्घटना में बच गए थे और उन्होंने बाद में अलग अलग जांच कमेटियों को दिए अपने बयान में कहा कि नेताजी इस विमान में जहां पर बैठे हुए थे उनके ठीक ऊपर पेट्रोल की एक जेरी कैन रखी हुई थी और दुर्घटना के बाद इस कैन से सारा पेट्रोल नेताजी के ऊपर आकर गिर गया। और प्लेन क्रैश के बाद जब नेताजी मलबे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब इसी पेट्रोल की वजह से उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली और उनका शरीर जलने लगा। लेकिन कर्नल हबीबुर रहमान कहते हैं कि उन्होंने किसी तरह से नेताजी की मदद की और उनके सिर से उस समय बहुत खून बह रहा था और उस खून को रोकने के लिए उन्होंने नेताजी के सिर पर एक पट्टी भी बांधी। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनसे ये कहा कि वो शायद अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन हबीबुर रहमान भारत लौटकर देश के लोगों को ये जरूर बताएं कि नेताजी ने आखिरी सांस तक देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। नेताजी चाहते थे कि उनका देश ये जाने कि उन्होंने आखिरी सांस तक इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज उनकी 126वीं जयंती पर यही संदेश हम देश के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप तक नहीं पहुंचा हो तो आपको ये जानना चाहिए। आज कर्नल हबीबुर रहमान अपने बयान में यह भी कहते हैं कि इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जख्मी हालत में ताइवान के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां 18 अगस्त 1945 को ही इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा दावा किया जाता है कि इसके बाद 20 अगस्त को ताइवान के ही एक शमशान घाट में नेताजी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। और ये पूरी कहानी हमारा देश पिछले 78 वर्षों से लगातार आज तक सुनता चला आ रहा है। लेकिन क्या ये कहानी सच है या ये सच्चाई से बहुत दूर है? बड़ा रहस्य यही है। सुवन पाल एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जिन्होंने हमारे लिए ताइवान से आज एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है और इसमें वो ये बताते हैं कि जिस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किया गया था वो जगह अब एक पब्लिक पार्क में बदल चुकी है और उस पार्क की तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उस समय के जो इतिहासकार हैं, चश्मदीद गवाह हैं, उनका ऐसा दावा है कि इसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किया गया था। ये ताइपे है, ताइवान की राजधानी। ये उस जमाने में एक शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन आज यहां पर एक पार्क है और इसी पार्क में यहां इसी स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किया गया। नोट करने वाली बात यह है कि इस जगह पर जिन लोगों का भी अंतिम संस्कार उस जमाने में किया गया, उनके आर्काइवल रिकॉर्ड्स ताइवान की सरकार के पास आज भी मौजूद है। और ये रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 22 अगस्त 1945 को, जिस दिन ऐसा कहा जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार यहां पर हुआ, 22 अगस्त 1945 को यहां पर एक ही व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ था, एक व्यक्ति का। लेकिन वो व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, बल्कि वो व्यक्ति कोई और था। हमने उस व्यक्ति का नाम भी निकाल लिया कि यह व्यक्ति आखिर कौन था जिसका अंतिम संस्कार यहां पर हुआ। इस व्यक्ति का नाम था इचिरो ओकुरा, जिसका जन्म 9 अप्रैल 1900 को हुआ था और इस व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक की वजह से 19 अगस्त 1945 को हुई थी और इसके बाद
22 अगस्त को इस व्यक्ति का ताइवान में इसी जगह पर अंतिम संस्कार हुआ था। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार वाकई में इसी स्थान पर 22 अगस्त 1945 को हुआ, तो फिर ताइवान में इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? आप खुद सोचिए, जब जापान के एक व्यक्ति का यहां पर उसी दिन अंतिम संस्कार करने का रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर नेताजी से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड यहां पर क्यों नहीं है? दूसरी बात, ताइवान के जिस मिलिट्री हॉस्पिटल में नेताजी की इलाज के दौरान मृत्यु की बात कही जाती है, उस अस्पताल के पास भी ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो इस बात को पुख्ता करता हो कि उस दिन वाकई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस अस्पताल में जख्मी हालत में लाया गया था और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई साधारण अस्पताल नहीं था, ये एक मिलिट्री हॉस्पिटल था जिसे जापान की सेना दूसरे विश्व युद्ध में घायल हुए अपने सैनिकों का उपचार करने के लिए उस जमाने में इस्तेमाल करती थी। और यह अस्पताल आज भी ताइवान का एक बहुत बड़ा अस्पताल है। आज यह अस्पताल कैसा दिखता है, हम वहां पर भी गए हैं। यह अस्पताल इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह वही अस्पताल है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विमान दुर्घटना के बाद घायल अवस्था में लाया गया था, यहां पर उनका इलाज हुआ और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान की नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र ने, जिसका नाम है सौरव डांगर, उसने हाल ही में ताइवान के नेशनल आर्काइव से एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट हासिल कर ली, जो 14 पन्नों की रिपोर्ट है। और यह रिपोर्ट वर्ष 1956 में तैयार हुई थी। उस समय ताइवान की सरकार ने पुलिस की एक विशेष टीम को इस प्लेन क्रैश की जांच करने का जिम्मा सौंपा था और यह जांच 19 जून 1956 से 30 अगस्त 1956 तक चली। और 14 पन्नों की इस रिपोर्ट के पेज नंबर 3 पर यह लिखा है कि असल में 18 अगस्त 1945 को ताइवान के किसी भी एयरपोर्ट पर कोई विमान क्रैश नहीं हुआ था। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 1956 में जिस समय ताइवान की पुलिस ने अपनी जांच में यह बताया कि वहां कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, उसी समय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई शाहनवाज कमेटी भी अपनी जांच कर रही थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि प्लेन क्रैश हुआ था और नेताजी की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब सोचिए, वहां की जो लोकल सरकार है ताइवान की, उसने पुलिस को कहा कि वो जांच करें 1956 में कि प्लेन क्रैश हुआ था या नहीं हुआ था। वहां की जो पुलिस है उसने जांच में पाया कि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। उसने अपनी 14 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंप दी। उसी जमाने में हमारे देश में भी एक जांच कमेटी बनाई जाती है जो कहती है कि प्लेन क्रैश हुआ था। ऐसा लगता है कि हमारी जांच कमेटी और उस समय जो जांच वहां चल रही थी ताइवान में, उन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की और ना ही जांच करने वाले लोगों ने जो हमारे देश में थे, उन्होंने ताइवान की इस जांच एजेंसी से कोई बात करने की, कोई जानकारी लेने की कोशिश की। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जांच हमारे देश में हुई होगी। जबकि हमें अपनी रिसर्च के दौरान यह पता चला कि शाहनवाज कमेटी ने भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम जाकर इस पूरे मामले की जांच की, लेकिन यह कमेटी ताइवान नहीं गई। ताइवान गई ही नहीं। सोचिए, जहां यह प्लेन क्रैश हुआ वहां हमारी जांच कमेटी नहीं गई। जिस अस्पताल में कहा जाता है कि नेताजी को ले जाया गया, वहां हमारी जांच कमेटी नहीं गई। और जहां यह कहा जाता है कि उनका अंतिम संस्कार किया गया जिस स्थान पर, वहां पर भी हमारी जांच कमेटी नहीं गई। लेकिन हम गए, हमारी टीम वहां पर गई है और आज उनकी 126वीं जयंती पर हमारी उनके प्रति यही श्रद्धांजलि है कि हम ये सारी इन्वेस्टिगेशन आज आप सबको सौंप रहे हैं। अब सोचिए, ये हमारी जो जांच समिति है ये वहां नहीं गई और एक तरफ 1956 में ताइवान की पुलिस कहती है कि वहां पर कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं, और दूसरी तरफ नेताजी की मृत्यु की जांच करने वाली हमारे देश की जांच कमेटी कहती है कि ये प्लेन क्रैश वाकई में हुआ था, जबकि ये कमेटी ताइवान में ग्राउंड जीरो पर गई ही नहीं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह रिपोर्ट ताइवान में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र ने 10 मिनट में बड़ी आसानी से निकाल ली। लेकिन हमारे देश में 3 जांच आयोग बने, लेकिन वो इस रिपोर्ट को कभी भी हासिल नहीं कर पाए। या आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस दिशा में कभी कोई गंभीर कोशिश की ही नहीं।
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर हमारे सामने कभी भी कोई ठोस जानकारी हमारी जांच कमीशंस ने आने ही नहीं दी। यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी और आजाद हिंद फौज के कर्नल हबीबुर रहमान के बारे में भी आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिससे आप हैरान हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज की वो किसी भी सूरत में भारत की आज़ादी चाहते थे और उन्होंने कभी भी भारत के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। तो पहली चीज़ जो आपको यहाँ समझनी है वो ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी चाहते थे, लेकिन संयुक्त भारत की आज़ादी चाहते थे और वो विभाजन के खिलाफ थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, जो कि अंग्रेज चाहते थे। लेकिन नेताजी की मृत्यु के ठीक 2 वर्षों के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ, तब उन्हीं के सहयोगी जो विमान क्रैश के दौरान उनके साथ थे, उस विमान में मौजूद थे और जिंदा बच गए थे, वही कर्नल हबीबुर रहमान ने भारत की जगह पाकिस्तान में रहने का फैसला किया। यानी वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गए और मोहम्मद अली जिन्ना के सबसे करीबी सलाहकार के तौर पर काम करने लगे और जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करने के लिए जिन्ना ने उन्हीं को महाराजा हरि सिंह से मिलने के लिए भी भेजा था। यानी सोचिए, महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के जिन्ना ने, जो कर्नल हबीबुर रहमान थे, एक समय में जो नेताजी के साथ भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वही बंटवारे के बाद जिन्ना के सबसे करीबी बन गए। और इसके अलावा आज किसी भी रिकॉर्ड में नेताजी के पार्थिव शरीर की कोई तस्वीर नहीं है। और इसका कारण यह है कि कर्नल हबीबुर रहमान का यह कहना था कि उन्होंने जानबूझकर नेताजी के पार्थिव शरीर की कोई तस्वीर किसी को भी लेने नहीं दी, क्योंकि मृत्यु के बाद उनका चेहरा काफ़ी फूल चुका था, काफ़ी विकृत हो चुका था और वो नहीं चाहते थे कि ये चेहरा दुनिया देखे। इसके अलावा एक पुस्तक है जो वर्ष 1978 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक का नाम है नेताजी डेड और अलाइव, और इसे लिखा है समर गुहा ने, जो एक बहुत मशहूर लेखक भी हैं और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 161 पर यह लिखा है कि कर्नल हबीबुर रहमान ने नेताजी की मृत्यु से जुड़ी जो बातें बताई, बाद में वो बातें सही नहीं थीं, उनमें विरोधाभास था और इसकी वजह से उन पर कई बार सवाल उठे। मैं आज आपको पढ़कर बताना चाहता हूं कि उस पुस्तक में क्या लिखा है और बहुत महत्वपूर्ण बातें उस पुस्तक में लिखी हैं। मैं आज उस पुस्तक की कुछ एक कॉपी में लेकर आया हूं जो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा आप। Habibur Rahman said that only the upper part of Netaji's body was burnt and his head suffered a deep cut injury. But the 5 Japanese, यानी जो 5 हबीबुर रहमान का कहना था कि नेताजी का जो शरीर का ऊपरी हिस्सा था वो जल चुका था और उनके सिर पर एक डीप कट था, सिर पर गहरी चोट आई थी। लेकिन उसी विमान में जो 5 जापानी लोग मौजूद थे, जापान सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका ये कहना था हिज होल बॉडी वॉज बर्न्ट टू ग्रे ऐश कलर, यानी पूरी जो बॉडी थी वो जल चुकी थी और उसका रंग जो है वो ग्रे ऐश, राख जैसा हो गया था। और नेताजी को कोई और इसके अलावा चोट नहीं आई थी, यानी नेताजी की शायद मृत्यु जलने की वजह से हुई, ऐसा जापानियों का कहना था। All of them said Netaji was brought completely naked to the hospital, but Habibur firmly said no. वो इसमें अपना मतभेद जताते हैं। ये हमारे शोध का विषय नहीं है कि नेताजी की जो बॉडी थी वो किस स्थिति में वहां पर लाई गई थी। इसके बाद हबीबुर रहमान का कहना है कि हॉस्पिटल डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन ऑन नेताजी बट द डॉक्टर हिमसेल्फ डिनाइड इट। तो हबीबुर रहमान कह रहे हैं कि उनका ऑपरेशन किया गया, सर्जरी की गई, लेकिन वो जो डॉक्टर जिसका नाम उन्होंने लिया, बाद में उस डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया। Habibur said that plane crashed exactly at 2:35 p.m. but the Japanese witnesses mentioned the time of crash as any time between 11 a.m. to 12:30 p.m. Netaji was found most of the time in a state of coma
in the hospital bed, according to Habibur Rahman. But Dr. Yashimi found Netaji in his senses all the time till he passed away. हबीबुर रहमान कहते हैं कि वो कोमा में चले गए थे, लेकिन जो डॉक्टर हैं जिन्होंने उनका इलाज किया वो ये दावा करते हैं कि वो पूरी तरह से होश में थे जब तक उनकी मृत्यु हुई। यानी हबीबुर रहमान जो बात कह रहे हैं और जो जापानी आई विटनेस हैं जो बात कह रहे हैं उनमें बहुत अंतर है, जो डॉक्टर बात कह रहे हैं उनमें बहुत अंतर है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है, इफ नेताजी रियली डाइड इन Taihoku, was it possible for Habibur Rahman to fail to remember the exact date of cremation? Within 1 month after the date of alleged death of Netaji, Habibur Rahman gave out 4 different dates of cremation to 4 different agencies. तो यानी हबीबुर रहमान ने नेताजी के अंतिम संस्कार के बारे में अगले 1 महीने में 4 अलग अलग एजेंसीज को 4 अलग अलग तिथियां बताई। हबीबुर रहमान लगातार अपना बयान बदल रहे थे, तिथियां बदल रहे थे, समय बदल रहे थे, और जो तिथि, समय और जो पूरा घटनाक्रम वो बता रहे थे वो बाकी के चश्मदीद गवाहों की बातों से मेल नहीं खाता था। हबीबुल रहमान बाद में जिन्ना के सबसे करीबी सहयोगी बन गए, पाकिस्तान चले गए, और जिन्ना ने जब कश्मीर को हथियाने के लिए कश्मीर के राजा हरी सिंह से बात करने का जो पूरा प्रक्रिया थी वो शुरू की, तो जिन्ना ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर इसी कर्नल हबीबुर रहमान को पाकिस्तान की ओर से भेजा था। ये वो जानकारियां हैं जो अब तक शायद देश तक नहीं पहुंची थीं, आज हम आपको बता रहे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर आपको ताइवान से ये पहली विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज से पहले आपने इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट नेताजी की मृत्यु के बारे में कभी नहीं देखी होगी। इसलिए अब थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आप ताइवान चलिए, जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ था और कहा जाता है कथित रूप से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु इसी अस्पताल में हुई थी। के 18 अगस्त इसी एयरपोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हुआ था, जो बहुत सारे लोगों को मानना है, बट इसका अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं पे नहीं मिला। ताइवान में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र ने नेताजी की मौत से जुड़े ऐसे दस्तावेज ढूंढ निकाले जिन पर पिछले 78 वर्षों से किसी की नजर नहीं पड़ी, उन कमेटियों की भी नहीं जिन्हें नेताजी की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए गठित किया गया था। सबसे पहले मैं यहाँ के ताइवान के नेशनल आर्काइव्स में गया, और वहाँ जाने के बाद एक बहुत अच्छे स्टाफ है नेशनल आर्काइव्स में, उन्होंने मुझे हेल्प किया और मुझे ये नेताजी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मुझे विद इन 10 मिनट में मिल गए। ताइवान के नेशनल आर्काइव में मौजूद इस दस्तावेज के मुताबिक इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि नेताजी की मौत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताइवान में हुई थी। 14 पन्नों की ये रिपोर्ट साल 1956 में ताइवान की पुलिस की तरफ से दी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट का एक पेज अब तक नहीं मिला है। ताइवान पुलिस डिपार्टमेंट ने बनाया है 1956 में, और जिसमें कि एक पेज अभी भी क्लासिफाइड है इस डॉक्यूमेंट का। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के पेज को मिल जाए, बट अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है इस पेज को हासिल करने में। कहा जाता है कि नेताजी को विमान हादसे के बाद मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार ताइपे के एक शमशान घाट में किया गया था, जो अब एक पार्क में बदल दिया गया है। लेकिन उस वक्त के इस शमशान घाट में जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, उसके रिकॉर्ड्स में नेताजी का नाम कहीं मौजूद नहीं है। अब देखते हैं ताइवान के आर्काइव से जो हमें मिला, उसी दिन 1945 की 22 अगस्त के दिन पर सिर्फ एक इंसान के क्रिमेशन यहाँ पे हुआ था, और उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं था, उनका नाम था इचिरो ओकुरा। ये जापानीज उस टाइम पे ताइवान जापानीज रूल के अंडर थे, जापानीज ऑक्यूपेशन के अंडर थे, और एज पर द रिकॉर्ड जो अभी तक मौजूद है ताइवान के नेशनल आर्काइव्स में। Didn't they have any certificate after discharging? Didn't they have any other police records and the military records which will help us to understand that yes,
his condition was like that, and he died in that nose down of that bomber. Now, again, the question is, if that doctor has declared the patient is dead with a 80% burn, so where is that certificate? वहीं जापानी मीडिया की रिपोर्ट्स को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। ताइपे में नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी के आर्काइव में ये जापानी अखबार मिला है, जिसका नाम है द असाही शिनबुन। इसमें नेताजी की मृत्यु पर 24 अगस्त 1945 को एक लेख प्रकाशित हुआ था, जबकि जापानी मीडिया में 18 अगस्त को हवाई दुर्घटना पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। सवाल ये है कि अगर 18 अगस्त को नेताजी की विमान हादसे में मौत हो गई, तो ये खबर अखबारों में 4 दिनों बाद क्यों आई? नेताजी के आखिरी जो पल था उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आंसर से ज़्यादा क्वेश्चंस ही है। और हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया उसके मुताबिक हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स है जो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं करते नेताजी का निधन ताइपे पे ही हुआ था। इन रिकॉर्ड्स के बाद नेताजी की मौत को लेकर रहस्य और गहरा गया है। सोचिए, ये कितना दुखद है कि भारत की आजादी के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई, इसका सही जवाब उनकी मौत के 78 वर्षों बाद भी नहीं मिल पाया है। आज हम आपके साथ एक और किस्सा शेयर करना चाहते हैं। असल में 24 मार्च 1942 को ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसीज ने अपने एक लाइव प्रसारण में यह बताया कि टोक्यो जाते समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी है। सोचिए, 24 मार्च 1942 को ही ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसीज ने बिल्कुल वही बात कही जो बाद में 1945 में हुई, और उसमें भी यही बताया गया कि नेताजी का एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई है। और इस खबर ने तब भारत के क्रांतिकारियों को झकझोर कर रख दिया था। पूरा भारत शोक में डूब गया था यह सोचकर कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में इस तरह से मारे गए हैं। उस जमाने में महात्मा गांधी देश के पहले नेता थे जिन्होंने नेताजी की मां, जिनका नाम था प्रभावती बोस, उन्हें एक शोक संदेश भिजवाया था और इस शोक संदेश में लिखा था कि पूरा देश उनके बहादुर बेटे की मृत्यु से स्तब्ध है और इस मुश्किल घड़ी में उनकी संवेदनाएं नेताजी के पूरे परिवार के साथ हैं। ये लिखा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेजी सरकार ने तब यह मान लिया था कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन 25 मार्च 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं आजाद हिंद रेडियो पर आकर एक भाषण दिया और कहा कि अंग्रेजी सरकार उनकी मृत्यु चाहती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा हैं। और इस भाषण में उन्होंने भारत के लोगों को अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों से सावधान रहने के लिए कहा था। तो सोचिए, अंग्रेजों की जो न्यूज़ एजेंसीज थीं, उन्होंने ये खबर 3 साल पहले ही एक बार प्लांट कर दी थी 1942 में ही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इसी प्रकार से एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो चुकी है। लेकिन बाद में वो खुद आए रेडियो पर और उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु नहीं हुई है। ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ थी। आप कह सकते हैं ये एक फेक न्यूज़ थी जो अंग्रेजों ने प्लांट की थी और महात्मा गांधी सहित तमाम लोगों ने बड़ी आसानी से मान लिया कि नेताजी अब नहीं रहे। दुख की बात यह है कि उनके विचारों पर हमारे देश के कुछ नेताओं की सोच बहुत हावी हो गई थी। वर्ष 1945 में जब फिर से भारत में रेडियो पर यह खबर आई कि नेताजी की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है, तो लोगों ने इस खबर पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि एक खबर पहले भी 3 साल पहले ऐसी आ चुकी थी और तब देश के लोगों को लगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर से एक दिन वापस रेडियो पर आएंगे या कहीं पर भी आएंगे और पूरे देश को बताएंगे कि वो अभी जिंदा है। यानी उस जमाने में वो आकर कहेंगे टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं और देश के करोड़ों लोग इंतजार करते रह गए कि एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे, हमारे नेताजी एक दिन जरूर आएंगे और कहेंगे कि मैं अभी जिंदा हूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।